नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज मैं रजनी का वीडियो 2018 में आया हुए प्रश्न है, रजनी का पहला पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन करवाए गए अभी तक का 2018 में 4 पेपर हुए थे, उन सब को मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम में मतलब गैंडा था, शेर था, बाघ था, भेड़िया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शेर, बाघ और भेड़िया ये तीनों क्या है? मांसाहारी हैं, और जो गैंडा है वो क्या है? शाकाहारी है। गैंडा क्या है? शाकाहारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। अब फिर दूसरा भी वही था, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम चुनिए। तो जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। तो जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ ये तीनों राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय पार्क हैं। तुंगभद्रा जो है वो क्या है? तुंगभद्रा क्या है? नदी है जो कहाँ बहती है? जो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बहती है। जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा है, फिर ये भी यही था, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम चुनिए। अब सोचो कितने चार क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। 3 इसमें है, एक और भी उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो एक है IDBI, सेबी, यूको और यूएसडीसी। अब इसमें से आपको ये बताना है कौन सा विषम है। तो आपका हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है बॉडी कंट्रोल करती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो हैं वो क्या है? बैंक हैं। IDBI, यूको और यूएसडीसी अब क्या है? ये बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए नाम निश्चित पार्क से संबंधित हैं। नीचे दिए गए नाम निश्चित पार्क से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसका नाम समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे कि कोयना था, ऑप्शन में कोयना था, रावत भाटा था, उकाई था, भाखड़ा नागर था। यानी कि तो ये तो बांध हो गया, ये भी बांध है, कोयना भी बांध है, रावत भाटा जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो परमाणु भट्टी से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपके पास ऑप्शन था 14, 16, 18 और 20। ठीक है दोस्तों, तो आपको काउंट करना है। अब जैसे 1, 2 एक शॉर्टकट तरीका है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 3। अब ऐसे इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 3। ऐसे इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 9। तो जो 9 हो गए, तो 9 तो ऑप्शन में आपका है भी नहीं, और ये तो डायरेक्ट वे में है। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर से काफ़ी दूर हैं। अब आप बताइए, ये 3 यानी कि आप अगर जो जानना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए कि 1, 2 और 1 ये पूरा 3, इसी तरीके से तीनों को किया गया है। तो 9 तो आपका हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, तो एक और फिर एक ऊपर 2, फिर एक ये 3, फिर एक ये 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 4। तो कितना हुआ? 13। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? एक ये 14 और एक 15 और एक पूरा कंप्लीट। ठीक है, 16। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और ये यही याद कर लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, गैंडा शाकाहारी है आपका, बांधवगढ़, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, और ये तुंगभद्रा आपकी नदी है जो कि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बहती है। ये दक्षिण भारत की पवित्र नदी को माना गया है इसको। IDBI, सेबी, यूको और यूएसडीसी में आपको सेबी बॉडी कंट्रोल करती है, और ये तीनों बैंक हैं। इसमें से जो समूह था परमाणु भट्टी से संबंधित था, रावत भाटा भी परमाणु भट्टी से संबंधित है, बाकी तीनों बांध हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये आपको त्रिभुज है, आपको 9 तो आसानी से मैंने बता दिया, और फिर आपको पार्टीशन करके मैंने बता दिया, तो 16 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं हम, और अगर जो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये लाभ आप सभी को मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अब इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लगाना कैसे है, कैसे नहीं लगाना है, चलिए मैं बहुत शार्ट ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। 25 पर्यटकों के समूह में से 10 आपके जो है 25 पर्यटकों के एक समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो गुजराती बोल सकते हैं ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो पहली बात हमें क्या क्या होना चाहिए, गुजराती और मराठी। हमने इसको डायग्राम में लगाना है। देखिए ये मान लिया गुजराती हैं, ये मान लिया गुजराती हैं, ये मान लिया मराठी है। ठीक है दोस्तों, 25 पर्यटक हैं, टोटल जो है 25 है। ठीक, ये मुझसे बोल रहा है 5-10 गुजराती हैं, मान लिया ये गुजराती हैं तो ये 10 हैं और ये हैं 12। ठीक, 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं, तो ये बताइए 5 तो ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 5 दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ गुजराती कितने बचे, 5, ये कितना बचा, 7। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो गुजराती बोल सकते हैं और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो आप बताइए 7, 5, 12 और 5, 17। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ का इसका आंसर तो निकल गया कि गुजरात वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5, 5, 10, 7, 17, तो कितना बचा, 8। तो गुजराती जो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो गुजराती ना मराठी बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 8। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है यहाँ पे कि सिर्फ गुजराती कितने बोलते हैं, तो सिर्फ गुजराती कितना हो जाएगा, सिर्फ गुजराती वो हो जाएंगे 5 और सिर्फ मराठी कितने बोल सकते हैं, वो हो जाएंगे 7। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला इस तरीके से कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए थे, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं। अगला है एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब एक अस्पताल में कुछ जो मरीज हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और परामर्श का मतलब उनसे बातचीत करने का कि हाँ ये क्या समस्या नहीं है, उसके लिए वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। तो अस्पताल में प्रतीक्षा कर रहे रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो डायग्राम के हिसाब से ही देखेंगे, लगाएंगे। मान लिया 40 मधुमेह, मान लिया ये मधुमेह रोगी हो गए और इस तरफ आपका उच्च रक्तचाप हो गया, उच्च रक्तचाप। ठीक है, अब ये कह रहा है 40 है, ये कह रहा है 30 है। 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। लेकिन एक मिनट, कुछ और, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन और है, आप थोड़ा संज्ञान में ले लीजिए। 40 रोगियों को
मधुमेह, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप, 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, 17 रोगियों को ना तो मधुमेह और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे कि अगर 22 रोगियों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह दोनों है तो 22 को लिखेंगे बीच में। अब ये 40 था तो कितना बचा 18, ये 30 था कितना बचा 8। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि जो बीमारी लोग थे वो, और उनमें से हो सकता है जैसे हम मेरे घर में कोई बीमार है तो हो सकता है कि मैं उसको दिखाने जाऊं, मुझे ना दिखाना हो, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है कि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, यानी कि वो बीमार नहीं है, वो किसी न किसी के साथ में गए होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 22 + 8 कितना हुआ 18 और 22 40 और 8 48। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, तो 17 इसमें और ऐड कर दो तो 8 7 15 4 1 5 1 6 65, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 40 को मधुमेह है, 30 को उच्च रक्तचाप है और 22 को दोनों है। तो ऐसा मैंने डायग्राम बनाया कि ये मधुमेह का हो गया, ये उच्च रक्तचाप का हो गया, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला पार्ट, ये हो गया 22, ये 22 हो गया। और जब 22 इसमें कॉमन आ गया तो बचा कितना 18, क्योंकि 40 था, यहाँ पे 30 थे टोटल, 22 कॉमन आ गया तो 8 बचा, इन तीनों को ऐड कर लिया, ये हो गया 18 22 40 8 48, और 17 को कोई रोगी नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, तो ये हो गया, सबको ऐड कर दिया तो 65। ऑप्शन आपका 65 आ गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, और तब तक आप इसको लगा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर अपने दोस्तों को, आप कमेंट लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि रीजनिंग की, हिंदी की और जीएस, मैं सारे प्रोसेस अच्छे से अच्छे प्रश्न वीडियो एग्जाम में जो आए हुए हैं मैं करवाऊंगा, और उसके साथ री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। ठीक है दोस्तों, अब एक अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। एक संगीत की कक्षा में 12 छात्र जो है, 12 छात्र क्या हैं, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 जो है गिटार बजा सकते हैं, 10 छात्र जो है वायलिन बजा सकते हैं। अब ये कंडीशन आप मान लीजिए कि 3 लोग हैं, तो ऐसे ऐसे हम लोग तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिया बाय द डायग्राम। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए कि इसको बांसुरी मान लीजिए, आप किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको माने चाहे इसको माने चाहे इसको माने, जिसको मन करे उसको माने। ये गिटार है, ये गिटार है, और ये आपको वायलिन है, ये आपको वायलिन है। अब आपसे कह रहा है 12 छात्र बांसुरी है, ये 12 हैं, ये 11 हैं, और ये क्या है, ये आपके पास 10 है। ये बड़ा पूरा बॉक्स है, समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, मतलब बांसुरी ये है गिटार ये है, तो 6 छात्र बजा सकते हैं। फिर उनमें से 3 जो है वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, यानी कि 6 थे और 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, यानी कि 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में है। ये कह रहा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, तो तीनों का कॉमन हो जाएगा, 3 और 3 जो है बांसुरी और गिटार। अगर देखा जाए तो ये 6 हो जाएंगे बांसुरी और गिटार के। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कह रहा है कि 3 छात्र केवल गिटार, यानी कि ये 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, और 4 छात्र ये 4 छात्र लिखा है, ये 3 छात्र लिखा है, तो 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, यानी कि ये 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? अब दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ कितने और यहाँ कितने, और ये बताना है केवल वाला।
अब बताइए ये कितना है, 11 गिटार बजा सकते हो। 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है। अब वायलिन कितना है 10, तो 4 2 6 3 9 और 1 10। बांसुरी कितना है 12, तो 3 3 6 1 7 5 12, ठीक है। तो इसमें से मैं ऑप्शन देख लेता हूं। तो आपसे पूछा गया केवल कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो हो जाता आपका 5, ठीक। अब आपसे ये पूछ लेता कि वायलिन और बांसुरी कितने लोग बजाते हैं, केवल वायलिन और बांसुरी कितने लोग बजाते हैं, तो बी प्लस मतलब वायलिन बांसुरी प्लस वायलिन कितना हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछता गिटार के साथ साथ वायलिन कितने बजाते हैं तो 2, ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन भी देख लेता हूं, देखते हैं। 4 5 6 7, इसका ऑप्शन था 4 5 हो ही गया, 4 6 7, तो ये आपको टिक करना था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं क्वेश्चन अच्छे से अच्छे ला सकूं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो एग्जाम देने के लिए जितने मेरे भाई बहन दोस्त यार हैं वो मुझसे जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू क्लास।